नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 15 जुलाई का सेशन। और डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। और आज का हमारा सेशन जो है वो होगा 15 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। आप देखते हैं, बात करें तो 14 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सार्क के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। बात करें तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस की थीम है सार्क्स के लिए बचाव, समुद्री जीवन की रक्षा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस 2024 की थीम रही है। आप देख लेते हैं जो हमारे जुलाई के दिवस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को और राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है। ये हमारे जुलाई के कुछ दिवस थे जिनको हमने रिवाइज कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है। जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वियतनाम जो है सबसे किफ़ायती देशों की सूची में सबसे शीर्ष पर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वियतनाम की बात करें, राजधानी है हनोई, यहाँ की राजधानी है और मुद्रा यहाँ की वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। इजराइल की बात करें, राजधानी यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल, जो है यहाँ की मुद्रा है कहाँ की, इजराइल की। अब बात करें डेनमार्क की तो राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोनोर, यहाँ की मुद्रा है कहाँ की, डेनमार्क की। बात करें तो वियतनाम लगातार चौथे वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश बना हुआ है, जबकि सूची में भारत किस स्थान पे है, भारत 6वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा हाल ही में जो जारी किए गए एक अध्ययन में वियतनाम को 53 गंतव्य देशों में से प्रथम स्थान दिया गया है, जिसका कारण वहां रहने की कम लागत, वित्तीय स्थिरता और जीवन की समग्र गुणवत्ता है। रैंकिंग में दक्षिण पूर्व एशिया प्रमुखता से उभरा है, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ये देश अपने जीवंत समुदाय, सांस्कृतिक विविधता और अनुकूल जीवन स्थितियों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रवासियों के लिए एक संतोषजनक जीवन शैली का अनुभव प्रदान करते हैं। अब टॉप जो हमारे 10 देश हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है नंबर पे वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया, फिर पनामा, फिर फिलीपींस और भारत 6वें स्थान पे है। फिर है मैक्सिको, फिर थाईलैंड, आगे ब्राज़ील और फिर लास्ट में है 10वें नंबर पे कौन है, चीन जो है 10वें नंबर पे है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लंदन में, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, वहाँ पर अभी हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। बात करें तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 132वें सत्र में भाग ले रहा है। IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, जो IMO है। IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी और यह वर्ष 1958 में अस्तित्व में आया। IMO में 175 देश हैं और 3 सहयोगी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? UK के लंदन में इसका मुख्यालय है। भारत वर्ष 1959 में IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है। कब? 1959 में शामिल हुआ था भारत इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन जो है उसको प्रारंभ किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है और स्थापना दिवस है महाराष्ट्र का 1 मई 1960 और यहाँ के जो गवर्नर है रमेश बैस और यहाँ के CM है एकनाथ शिंदे, यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग पृथ्वी की पपड़ी के जो ये ड्रिलिंग है वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग उसकी बात करें तो वो पृथ्वी के पपड़ी के गहरे भागों का निरीक्षण और विश्लेषण करने के लिए रणनीतिक रूप से बोर होल खोदने का एक उद्यम है। यह भूकंप के अध्ययन के लिए अवसर और पहुंच प्रदान करता है तथा ग्रह के इतिहास, चट्टानों के प्रकार, ऊर्जा संसाधनों, जीवन रूपों, जलवायु परिवर्तन पैटर्न, जीवन के विकास आदि के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। महाराष्ट्र के कराड़ में स्थित बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष संस्थान है जिसे भारत के एकमात्र वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करना तथा वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण करना है, जिससे महाराष्ट्र के कोयना वारणा क्षेत्र में सक्रिय भ्रंश क्षेत्र में जलाशय जो प्रेरित भूकंप है उसकी समझ को बढ़ाने में मदद मिल सके। बात करें तो 1962 में शिवाजी सागर झील या कोयना बांध के अवरुद्ध हो जाने के बाद से ये जो क्षेत्र है कोयना वारणा क्षेत्र ये लगातार भूकंप का सामना कर रहा है। तो इसके जो है समझ बढ़ाने के लिए ये जो है अभी हाल ही में वहाँ पर शुरू किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में 800 साल पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? 800 साल पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में पेरू में 800 साल पुरानी जो चिमू सभ्यता है उसके अवशेष खोजे गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। पेरू की बात करें राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा और यहाँ की जो मुद्रा है न्यूवो सोल यहाँ की मुद्रा है। मिस्र की बात करें राजधानी काहिरा और यहाँ की मुद्रा है इजिप्शियन पाउंड। इटली की राजधानी रोम और यहाँ की मुद्रा यूरो है। चिली की राजधानी सैंटियागो और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो पेरू में पुरातत्वविदों ने चिमू सभ्यता के धनी सदस्यों के अवशेष खोजे हैं। यह इंका सभ्यता से पहले का एक समाज था और जो प्रशांत महासागर और एंडीज पहाड़ों के बीच सूखे मैदानों में सदियों तक फला फूला था। लगभग 800 साल पुराने 11 व्यक्तियों के अवशेष पाए गए हैं। ये व्यक्ति हार, बालियों, कंगनों जैसे गहनों के साथ दफनाए गए थे। यह खोज चिमू की राजधानी चान में की गई है, जो आधुनिक पेरुवियाई शहर ट्रुजलो के उत्तर में थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन राजधानी अपनी विस्तृत मिट्टी ईंट वास्तुकला के लिए जानी जाती है, जो कभी मिट्टी की ईंटों के दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। तो लगभग 800 साल पुरानी ये खोजी गई है जो सभ्यता है चिमू सभ्यता, उसके अवशेष, इसमें 11 व्यक्तियों के अवशेष मिले हैं।
तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पेरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना शुरू की गई है? किस राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर है और स्थापना दिवस 30 मार्च 1949। और यहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा जो है वो सीएम है राजस्थान के। बात करें तो अपने पूर्णकालिक बजट घोषणा के दौरान उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान के दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। ऊंट के लिए 1 लाख रुपए का बीमा होगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों का भी बीमा किया जाएगा। तो ये अभी हाल ही में घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल की बात करें, राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा है न्यूगल्ट्रम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संसद सदन में वो विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। वो सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। फ्लोर टेस्ट में उन्हें 275 में से सिर्फ 63 सांसदों का ही साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया। उन्हें सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी, जबकि कुल 63 सांसदों ने उनका समर्थन किया। इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है CPN UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से अपना गठबंधन तोड़ लिया था। मतलब ये गठबंधन की सरकार थी, तो उन्होंने अपना गठबंधन वापस ले लिया। इसके बाद उनकी सरकार जो है पुष्प कमल दहल की वो अल्पमत में आ गई थी। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 102 के तहत उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था और वो इसमें फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी में 2060 के बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अभी हाल ही में UN द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2060 तक भारत की आबादी में 12% की कमी आएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या साल 2060 तक लगातार बढ़ती रहेगी। इसके बाद फिर इसमें 12% की कमी देखी जाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस पूरी शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 80% संभावना है कि इस सदी के अंत तक यानी साल 2100 तक दुनिया में जनसंख्या अपने चरम पर होगी। आगे बताया गया है कि साल 2054 तक 126 देशों की आबादी लगातार बढ़ती रहेगी। इन देशों में भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। पिछले साल 2023 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना था। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अब इस सदी के आखिरी तक भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी बना रहेगा। तो ये अभी हाल ही में UN द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार 12% की कमी आएगी, लेकिन सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बना रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश का रॉकेट आई स्पेस लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है? किस देश का रॉकेट है जो आई स्पेस वो लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही क्रैश कर गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चाइना का है ये रॉकेट आई स्पेस, जो लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही
क्रैश हो गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन की बात करें, राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो चीन में एक स्टार्टअप कंपनी का रॉकेट प्रक्षेपण असफल रहा है। इसके कारण 3 उपग्रह नष्ट हो गए हैं। इनमें वैश्विक मौसम पूर्वानुमान और भूकंप की भविष्यवाणी करने वाली सैटेलाइट मौजूद थी। आईस्पेस द्वारा निर्मित 24 मीटर ऊंचा हाइपरबोला 1 जो है चीन के गोबी रेगिस्तान में ज्यूकॉन सैटेलाइट सेंटर से जो है प्रक्षेपित किया गया था। यह ठोस ईंधन पर आधारित एक रॉकेट था। रॉकेट के पहले, दूसरे और तीसरे चरण ने सामान्य रूप से काम किया, लेकिन चौथे चरण में विसंगति के कारण मिशन फेल हो गया है। कंपनी के अनुसार 300 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम हाइपरबोला 1 तियानजिन स्थित न्यून्याओ एरोस्पेस के लिए न्यून्याओ 1 मौसम उपग्रह 15, 16 और 17 ले जा रहा था, लेकिन ये अब फेल हो गया है। लगातार तीसरी बार ये फेल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लैंड की बात करें, राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, मुद्रा यहाँ की रेंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, न्यूजीलैंड की। बात करें तो जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनका आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ था, जो इंग्लैंड के लंदन में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला गया था। और आगे डिटेल है वो आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में स्थानीय, यहाँ पर क्या है, हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल जो है स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल की बात करें, राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, जो है यहाँ के सीएम का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिनलैंड की बात करें, यहाँ की राजधानी हेलेंसिकी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो यहाँ की मुद्रा है। हेलेंसिकी की राजधानी मुद्रा यूरो। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोनोर है। स्वीडन की बात कर ले, राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है। बात करें तो फिनलैंड के सांसदों ने एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो सीमा रक्षकों को पड़ोसी देश जो रूस से प्रवेश करने का प्रयास करने वाले तीसरे देश के प्रवासियों को वापस भेजने तथा उनके शरण आवेदनों को अस्वीकार करने की अनुमति देगा। सरकार का विधेयक, जिसका उद्देश्य नॉर्डिक राष्ट्र में प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अस्थायी उपाय प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है। किसने, नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नाबार्ड ने केरल में एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल का डिटेल हम ऊपर देख चुके हैं। बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है ने एकीकृत
जनजातीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा समर्थित जनजातीय विकास के वाड़ी प्रोजेक्ट पर आधारित स्थानीय जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वाड़ी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित जनजातीय विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और उनकी आय सुरक्षा को बढ़ाना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन ओपन में अभी हाल ही में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जो विंबलडन ओपन है उसमें महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने जैस्मीन पाओलोनी को मात दी है। किसको? जैस्मीन पाओलोनी को उन्होंने मात दी है। इससे पहले जो है क्रेजिकोवा ने 2021 का फ्रेंच ओपन जीता था। यह उनके करियर का दूसरा महिला एकल ग्रैंड स्लैम है जो अभी उन्होंने जीता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के किस युवा पर्वतारोही ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो मलेशिया की सबसे ऊंची है पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में नीतीश सिंह ने जो मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किनाबालू वहां पर तिरंगा फहराया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो यूपी के गोरखपुर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू पर तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वे 19 घंटे में सबसे तेज चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। पर्वतारोही नीतीश सिंह ने मलेशिया देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू जिसकी ऊंचाई कितनी है 4095 मीटर की चढ़ाई की। उन्होंने माउंट किनाबालू को फतह कर अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय चोटी पार करने का खिताब भी हासिल कर लिया है। इस तरह से जो हमारा डेली के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो आपसे लास्ट वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में किसने वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस पैरा ओलंपिक कोटा हासिल किया है? आंसर हो जाएगा रूबीना फ्रांसिस और स्वरूप उनहालकर। इन दोनों ने अभी हाल ही में वाइल्ड कार्ड के अंतर्गत पेरिस ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक है उसमें कोटा हासिल किया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो डेली सेशन हम चलाते हैं उसकी PDF आपको विद आंसर मिल जाएगी, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।